नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद से मंगलवार को 49 और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर अनियमितता व्यवहार करने का इन पर आरोप है। एक दिन पहले ही 78 सांसदों को और निलंबित किया गया था और इससे पहले इसी सत्र में 14 सांसदों का निलंबन हुआ था। इस तरह इस सत्र में कुल मिलाकर अब तक 141 सांसदों को जो है वो सस्पेंड किया जा चुका है। अब बता दें कि बीते हफ्ते से ही संसद में सुरक्षा चूक को लेकर ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह की बयान का मांग कर रहे थे, उनको बुलाने की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा था। लगातार इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही थी, जिसके बाद इन्हें जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष का हर वो सांसद सस्पेंड होगा जो संसद की सुरक्षा में चूक पर सवाल करेगा और सरकार से जवाब मांगेगा? क्या हर सांसद सस्पेंड होगा जो संसद की सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग करेगा, उन्हें बुलाएगा? तो आखिर मोदी सरकार सवालों से इतना डरती क्यों है और आखिर चाहती क्या है? इन्हीं सब चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है अभय दुबे सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, क्या लगता है आपको कि 1200 करोड़ की लागत से बनी इमारत में क्या सवाल पूछना मना है? मोदी जी के सपनों की ये संसद बनाई गई है, लेकिन क्या यहाँ पर अपनी बात रखने की भी इजाजत नहीं है विपक्ष को? क्या है जिसको कहते हैं फ्रेंडली फाइट, जिसमें विपक्ष बड़े शाइस्तगी के साथ में नियम कानून, तथाकथित नियम कानूनों के तहत संयम बरतते हुए, चुप रहते हुए अपना सवाल करता है, उसके बाद चुपचाप बैठ जाता है। फिर मंत्री खड़ा होता है इजाजत लेकर और उसका जवाब देता है। एक तो ये कार्रवाई चलने की विधि है। एक कार्रवाई चलने की विधि यह है जिसमें विपक्ष चुनौती के स्वर में अपनी बात कहता है और संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा दी गई चुनौती लोकतंत्र का हिस्सा मानी जाती है। लेकिन मोदी सरकार ने यह तय किया है कि वो विपक्ष के सवालों को तो सुन लेंगे, उन सवालों को सुन लेंगे जिनका जवाब अफसरों द्वारा लिख के मंत्री को दिया जाता है और मंत्री सब लोगों को दे देते हैं। लेकिन जब चुनौती भरे स्वर में कोई बात कही जाएगी तो मोदी सरकार ने तय किया है कि वो किसी भी कीमत पर उस विपक्ष की न सुनेंगे और जायज बात भी नहीं मानेंगे। अब आप देखिए, यही सवाल था कि भाई संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उसमें सेंध कैसे लगी। अगर सरकार ये चाहती तो एक प्राथमिक बयान दे सकती थी। जब पिछली बार संसद के ऊपर आक्रमण हुआ था, जो पाकिस्तान द्वारा करवाया गया आक्रमण था, इसके अंदर बड़ी हिंसा हुई थी, उसमें भी तो तत्कालीन गृह मंत्री ने ये बयान दिया था कि भाई ये घटनाक्रम है और हम जांच जारी रखे हुए हैं, जांच के बाद हम पूरी बात बताएंगे। तो ये बात गृह मंत्री द्वारा कही जा सकती थी। इतनी साधारण सी बात जिसको आराम से गृह मंत्री खड़े होकर कह सकते थे कि ये घटनाक्रम ये है और अभी तक जो मिली जानकारी है वो जानकारी ये है और इसके बाद जांच लगातार जारी है। हमारे सामने कई तरह की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का हम संधान कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें जानकारी आएगी हम पूरे विस्तार से सदन को इससे अवगत कराएंगे। लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने मीडिया में तो बयान देना पसंद किया, प्रधानमंत्री ने भी मीडिया में बयान देना पसंद किया, लेकिन संसद में बयान देना पसंद नहीं किया। क्योंकि परंपरा ये है कि जब संसद चल रही हो तो सरकार की तरफ से मीडिया में नहीं बोला जाता है, सदन में बोला जाता है। लेकिन तमाम परंपराओं का उल्लंघन करते हुए सिर्फ विपक्ष के ऊपर अपने वर्चस्व को ठोकने के लिए, मैं ठोकने शब्द का खास तौर से इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने वर्चस्व को ठोकने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है, तुम अगर कोई मांग करोगे तो हम नहीं मानेंगे, अगर तुम मांग न करते तो शायद हम वो काम कर देते। और इसके पीछे एक पुरानी प्रवृत्ति है, अभी आगे चर्चा करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सरकार किस तरीके से काम करती है। अभी से नहीं, 2014 से ही ये रवैया जारी है, वरना बड़े ये इस गतिरोध को तो पूरी तरीके से टाला जा सकता था। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और जिस तरह से एक बीजेपी सांसद का नाम आ रहा था इस संसद चूक के मामले में, तो एक सांसद जिसने पास दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मान लीजिए कि अगर वो सांसद कांग्रेस का होता या किसी भी और विपक्षी पार्टी का होता तो अब तक बीजेपी ने पूरा हल्ला कर दिया होता, मीडिया उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही होती, ये मुद्दा जो है वो छाया रहता। लेकिन अभी अगर विपक्ष यही मांग कर रहा है कि उस सांसद पर कार्रवाई हो या उस पर अपनी बात रखी जाए, तो फिर बीजेपी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और सवाल पूछने वाला विपक्ष है और उसको जो है निलंबित कर दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जो भाजपा के सांसद प्रताप सिन्हा हैं, जिनके सचिव द्वारा दिए गए पासों के जरिए
वो दोनों नौजवान संसद में घुसे थे। ये प्रताप सिम्हा जो है बहुत ही फायर ब्रांड बीजेपी के सांसद माने जाते हैं। इनके मुंह से इनका मुंह जब भी खुलता है तो उसमें से अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ ना कुछ निकलता है। और ये नरेंद्र मोदी के कुछ स्वघोषित भक्तों में से एक हैं। ये भक्त सांसद हैं, कहते भी हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं। और जब से चंपत राय जी ने नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार बताया है, तब से इस प्रकार के सांसदों की तो वक़्त और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। आप सोचिए, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं चंपत राय, जब उनसे जी। पत्रकारों ने पूछा कि प्रधानमंत्री वहां पे जजमान के तौर पे आएंगे, तो उन्होंने कहा जजमान के तौर पे नहीं आएंगे, वो तो राजा हैं। लोकतंत्र के में प्रधानमंत्री को एक तो वो राजा कह रहे हैं, दूसरे राजा को विष्णु भगवान का अवतार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे दुनिया में वो लोकतंत्र की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए वो ही इज नॉट ए मैन, अंग्रेजी में बोलते हैं वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य से परे कुछ है। तो एक बार जब नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार घोषित कर दिया गया है, तब तो प्रताप सिम्हा जैसे भक्तों की वक़्त भाजपा आलाकमान की निगाह में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उनसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। हो सकता है कि प्रताप सिम्हा को इस मामले में कुछ तरक्की ही प्राप्त हो जाए। पता नहीं इन सब चीजों के पीछे कौन सा तर्क काम करता है। कम से कम मेरे दिमाग में तो वो बातें नहीं आती। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये किसी भी कोई कांग्रेस सांसद की तरफ से ये पास दिए गए होते, या विपक्ष का और कोई सांसद होता, या मान लीजिए जो संसद में कूदने वाले नौजवान थे वो किसी हिंदू के अलावा किसी और धर्म के होते, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने देश में जो कोहराम मचाया होता, उसकी केवल हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और जिस तरह से देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है, तो क्या विपक्ष जो है इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा और क्या इंडिया गठबंधन को इससे फायदा हो गया? क्योंकि कई सारे जो है आधे से ज्यादा विपक्षी सांसद तो सस्पेंड हो ही चुके हैं, क्योंकि अगर इस जगह पर भाजपा होती तो वो इसको काफी बड़ा मुद्दा बनाती। देखिए, भाजपा में तिल का ताड़ बनाने की अभूतपूर्व क्षमता है, ये हम लोग बहुत शुरू से जानते हैं। अब है क्या कि अगर आप उन 10 सालों के ऊपर गौर करें जब कांग्रेस का शासन था, यानी 2004 से लेके और 2014 तक के 10 साल हैं, तो आप पाएंगे उसमें भी करीबन 50-60 विपक्ष के सांसदों का, जिनमें भाजपा के लोग थे, उनका निलंबन हुआ था। लेकिन उससे पहले राजीव गांधी के जमाने में भी 68 सांसदों का एक दिन में ही निलंबन हुआ था। लेकिन आप उन निलंबनों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि वो निलंबन दरअसल उस दिन के सत्र के उठने तक होते हैं। उस निलंबन में जमीन आसमान का फर्क है। अभी क्या होता है कि वो पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देते हैं, यानी ताकि सत्र से ही विपक्ष के सांसद बाहर चले जाएं और सरकार जो मन में आए वहां पर करती रहे। और अगर आप 2014 से लेकर अभी तक 2023 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 250 से ज्यादा सांसद निलंबित हो चुके हैं सत्र से। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सरकार विपक्ष मुक्त संसद और विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की थीसिस में यकीन करती है। वो अब जो एक बार चुन के सदन में आ गया, उसको तो आप चुनाव हरा नहीं सकते, तो आप कैसे उसको न बोलने दिया जाए। ये दोनों जो पीठासीन अधिकारी हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के, इन दोनों पीठासीन अधिकारियों के आचरण की तुलना अगर आप इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों के आचरण से करें तो आपको और भी ज्यादा आश्चर्य होगा। इन लोगों का केवल एक ही काम है, विपक्ष के मुंह पर किस तरीके से पट्टी बांधी जाए, विपक्ष को कैसे चुप कराया जाए और जरा जरा सी बात पे उनका निलंबन किया जाए और पूरे पूरे सत्र के लिए उनका निलंबन किया जाए। तो ये पूरा अभियान जो है विपक्ष मुक्त संसद बनाने का अभियान है। और अगर 2024 में नरेंद्र मोदी उसी तरह जीते इस तरह 2019 में जीते, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो संसद में विपक्ष को पूरी तरीके से विकलांग कर देने या विपक्ष की आवाज को लकवाग्रस्त करने के लिए वो लोग ऐसी ऐसी तरकीबें खोज लाएंगे जिनके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, बहुत ठीक बात कह रहे हैं आप। और आपको क्या लगता है कि सरकार इस मुद्दे से क्यों भाग रही है, क्यों बयान नहीं दिया जा रहा है? मतलब इससे पीछे हटने और अमित शाह के बयान ना देने की पीछे की वजह क्या हो सकती है आखिर? सरकार इन तमाम बातों को अपने ठेंगे पे मारती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन तमाम बातों को अपने ठेंगे पे मारती है। उसने बयान नहीं दिया, अब कोई इसका क्या कर लेगा। उसने विपक्ष के सांसद निकाल दिए, ठीक किया। हमारी संसद भी चल रही है, सरकार भी चल रही है, क्या फर्क पड़ता है। और सरकार की आत्म छवि ये है कि हम अगला लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और फिर हम जीत जाएंगे तो फिर हम इनसे निपटेंगे संसद में उसी तरीके से। तो सरकार के
देखिए ये मसला कोई इतना बड़ा भारी मसला तो है नहीं। अब हो ये रहा है, सरकार ये चाहती है कि उसे कोई एक ऐसा मौका मिले, जब इन नौजवानों को जिन्होंने संसद की सुरक्षा में घुसपैठ की, संसद के बाहर और भीतर नारेबाजी लगाई, नारे लगाए, पीला धुआं फैलाया, उनको किसी न किसी तरीके से किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ दिखाने लायक कोई तथ्य मिल जाए, छोटा-मोटा ही तथ्य मिल जाए। उसके लिए गोदी मीडिया के भीषण और भयानक झूठ से भरे हुए कार्यक्रमों की मदद से पूरी तरीके से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये कोई बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश थी। क्योंकि अगर ये आतंकवादी साजिश वो साबित नहीं करेंगे, तो फिर ये एक बेरोजगार नौजवानों की आह साबित होगी। वो जो नारे लगाए गए थे, वो बेरोजगार नौजवानों की आह साबित होगी। जो पीला धुआं था, वो बेरोजगार नौजवानों के दिलों से निकला हुआ धुआं साबित हो जाएगा। और ऐसे में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है, जो सरकार जी। के गले में लटका पत्थर बन जाएगी। सरकार इस बात से डरती है यहाँ पर। सरकार के डर का कारण ये है। इसलिए सरकार हर हालत में ये साबित करना चाहती है कि ये लोग खतरनाक किस्म के लोग थे। इनका किसी राष्ट्र विरोधी संगठन से कोई ना कोई गहरा ताल्लुक था। तो ये इस पूरे चक्कर में सरकार लगी हुई है। जिस दिन सरकार को उनकी जांच एजेंसियों ने इस तरह के कुछ तथ्य बना चुनाकर कॉन्कॉक्ट करके गढ़ के थमा दिए, उस दिन वो संसद में बाकायदा बयान दिया जाएगा, आधिकारिक रूप से बयान सामने आएगा। जी। और सर, जिस तरह से संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और इसी लोकतंत्र के मंदिर का एक तरह से तमाशा बनाकर रख दिया गया है। गतिरोध के नाम पर पूरे के पूरे सत्र पर पानी फिर जाता है। एक भी दिन ठीक से संसद नहीं चल पाती है। इतने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि 1 घंटे में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद चलाने में। तो इस संसद में अगर काम ही नहीं होगा तो किस बात की संसद है? ये देखिए, काम तो वो गिनाने के लिए उनके पास पूरी लिस्ट है। आज भी तो कई सारे विधेयक पेश किए गए। आज भी कई सारे विधेयक पेश किए गए हैं। वही ये विधेयक सब पास हो जाएंगे। अगर आप संसद में जो विधायी कार्य यानी जो लेजिस्लेटिव वर्क है संसद ने जो किया है पिछले 10 साल में, अगर आप देखें तो उसमें उत्तरोत्तर जो संसद में कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं यानी संसदीय समितियां हैं, उन समितियों के अधिकार लगातार घट रहे हैं। उत्तरोत्तर कम से कम विधेयक उन समितियों के पास विचारार्थ भेजे जा रहे हैं। बिना किसी बहस के पास किए जाने वाले विधेयकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा तभी हो सकता है जबकि आप आवाज उठाने वाले और बहस करने वाले सांसदों को सदन के बाहर रखें। इसलिए जरा सा ही पहला मौका मिलता है, दोनों पीठासीन अधिकारी निलंबित कर देते हैं और सदन के बाहर उनको कर दिया जाता है। ये एक पैटर्न है पूरा का पूरा। ये केवल इस विषय में नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा पैटर्न है जो 2014 से लगातार जारी है। और आप नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप उस जमाने के अनुभव में विचार करें। उस समय भी वहां भी वो विपक्ष की कोई परवाह नहीं करते थे। विपक्ष की परवाह किए बिना ही विधानसभा की कार्रवाई जारी रहती थी और विधानसभा अपना काम लगातार करती रहती थी। वही पैटर्न यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में दोहराया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। और एक तरफ जहां दिल्ली में संसद में इस तरह का बवाल मचा हुआ है, तो वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा को लेकर भी एक मुद्दा जो है वो काफी चर्चा में है कि वहां पर जो नेहरू की फोटो है वो हटाकर विधानसभा से वहां पर अंबेडकर की फोटो लगा दी गई है। इसको लेकर खूब बवाल खड़ा हो गया है और जो कांग्रेस है वो इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती। और काफी ज्यादा इसको लेकर बवाल हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संसद में अंबेडकर की तस्वीर भी लगनी चाहिए और नेहरू की भी तस्वीर लगनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि न केवल नेहरू की तस्वीर लगी हुई थी, अंबेडकर की नहीं लगी हुई थी, तो वहां अंबेडकर की तस्वीर लगा देनी चाहिए थी नेहरू जी की तस्वीर के साथ साथ। नेहरू जी की तस्वीर को हटाकर अंबेडकर की तस्वीर लगाने का क्या मतलब हुआ? अब जी। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर प्रधानमंत्रियों का वो बनाया, म्यूजियम बनाया, संग्रहालय बनाया है। दिल्ली में बनाया गया, जो 3 मूर्ति था उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदल दिया गया है। तो उसमें से आप जवाहरलाल नेहरू का नाम तो निकाल नहीं सकते। आप कुछ भी करें, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको जानकारियां देनी पड़ेंगी। जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इस लोकतंत्र की बुनियाद बनाने में, उसकी आधारशिला रखने में, संस्थाओं का निर्माण करने में उनकी भूमिका थी। उनसे अगर कुछ गलतियां होंगी तो हम लोग अपने पूर्वजों की जिस तरह आलोचना करते हैं, उस तरह हमें उनकी आलोचना करनी चाहिए। ना कि हम उनकी तस्वीरें हटाएं, ना कि उन पाठ्य पुस्तकों से उनका हम नाम निकाल दें, ना कि इतिहास में से उनका नाम हम मिटा दें। अगर हम ये करेंगे तो दरअसल हम लोकतंत्र का पूरी तरीके से कबाड़ा कर देंगे। अब सवाल ये, नेहरू की जगह अंबेडकर की तस्वीर का क्या मतलब है? अंबेडकर को संविधान सभा में चुनवाने के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो महात्मा गांधी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी।
अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं तैयार होते तो अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं चुनवाया जा सकता था। तो अंबेडकर की संविधान में भूमिका शुरू ही होती है जवाहरलाल नेहरू की सहमति से। अंबेडकर नेहरू के रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते, वो नेहरू के साथ खड़े हो सकते हैं। संविधान बनाने में जो बाबा साहब की भूमिका थी वह भूतपूर्व थी, उसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद की भूमिका भूतपूर्व थी, उसी तरह कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की भूमिका भूतपूर्व थी, उसी तरह जवाहरलाल नेहरू की भूमिका भूतपूर्व थी। ये सब लोगों की भूमिका बहुत जबरदस्त थी। आप एक को हटा के दूसरे को नहीं कायम कर सकते। वहां पे सरदार पटेल की भूमिका थी, एक को हटा के दूसरे को नहीं ला सकते। जी, बिल्कुल सर। और क्या आपको लगता है कि नेहरू की फोटो हटाकर और बी आर अम्बेडकर की फोटो लगाकर भाजपा एक तीर से दो निशाने लगा रही है? क्योंकि एक और नेहरू को किनारे कर रहे हैं तो दूसरी ओर अम्बेडकर के जरिए दलितों को साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये तो अगर भाजपा ऐसा समझती है तो वो मुगालते में है। इस तरह से ना तीर चलते हैं और ना निशाना लगाया जाता है। ये इस तरीके से केवल विवाद पैदा होता है और जी, जो करने वाले हैं उनके मन का जो छोटापन है और उनकी राजनीति की जो संकीर्णता है वो स्थापित होती है और कुछ नहीं होती। अगर इस देश के दलितों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनका हित कर रही है तो दलित उसको वोट देंगे। अगर नहीं लगेगा तो जो वोट न केवल जो दलित वोट नहीं दे रहे हैं वो वोट नहीं जाएंगे, बल्कि जिन दलितों ने वोट दिया है वो भी अपने वोटों को वापस ले लेंगे, वो भी अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करेंगे और किसी और पार्टी को वोट देंगे। तो इसका तो कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष फायदा होने वाला है। जी सर। और जिस तरह से सर जब से विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ है तो वो गांधी प्रतिमा के बाहर बैठकर जिस तरह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो कहीं संसद की सीढ़ियों पर बैठकर, तो आज एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें एक टीएमसी के सांसद है, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर जो है राहुल गांधी उनका वीडियो भी बना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये व्यवहार क्या उचित है? क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने भी काफी इसको लेकर आपत्ति जताई है और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही बेशर्मी है और मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना नीचे कोई गिर सकता है। देखिए, अब धनखड़ साहब तो ये कह रहे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। मैं भी नहीं सोच सकता था कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में वो इस तरह का आचरण करेंगे। मैं भी नहीं सोच सकता था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पे उनकी भूमिका इस तरह की होगी। तो ये कहने से पहले वो जब वो उनकी विपक्ष के सांसदों की तरफ एक उंगली उठा रहे हैं, तुरंत ध्यान रखना चाहिए कि 3 उंगलियां उनकी तरफ उठी हुई हैं। उनको चाहिए कि वो अपने गिरेबान में मुंह डालें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आए हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन नहीं है। जी। वो तो भाजपा विरोधी राजनीति से निकले हैं। लेकिन जब से वो भाजपा में आए हैं और भाजपा ने उनको राज्यपाल बनाया, राज्यपाल बनाने के बाद में अब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया, जिसकी वजह से वो राज्यसभा चलाते हैं, तो वो खुद देखें कि उन्होंने क्या किया है। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति इस देश में हुए हैं, भाजपा के उपराष्ट्रपति हुए, भैरव सिंह शेखावत हुए, भाजपा के उपराष्ट्रपति हुए, वो किस तरह चलाते थे उनको देखें। आप भैरव सिंह शेखावत से इनके आचरण की तुलना कर लीजिए। छोड़ दीजिए आप कि भाजपा की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान राज्यसभा किस तरह चलती थी। जगदीप धनखड़ साहब वो तो वकील रहे हैं, उन्हें हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है। वो चाहें तो देख सकते हैं कि भाजपा के जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे उनका आचरण क्या था और इनका खुद का आचरण क्या है। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और आपको क्या लगता है कि जैसे कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी है, तो इसमें भी कुछ तय किया जाएगा कि क्या कुछ होगा? ये जो संसद में लगातार सस्पेंशन हो रहे हैं, निलंबित किया जा रहा है पूरे सत्र के लिए, तो इससे क्या इंडिया गठबंधन के सांसदों को फायदा मिलेगा? ये जो घटना हुई है निलंबन वाली, मेरे ख्याल से इस घटना से इंडिया गठबंधन के दलों को और प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि वो अपने बीच में एकता स्थापित करें। अभी कल ही केसी त्यागी को मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पर, तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी से पहले जब जयप्रकाश नारायण का 1974 का आंदोलन चल रहा था, तो हम लोगों के बीच में विपक्ष में एकता नहीं होती और फिर हम लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाल दिया गया, तो जेल में डालते ही हम लोगों में एकता हो गई। तो उन्होंने व्यंग से ये कहा कि क्या बिना जेल में गए हम लोगों में एकता नहीं होगी? तो विपक्ष के सामने ये जो निलंबन हुए हैं, ये निलंबन ही उस चुनौती को और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से पेश करते हैं कि विपक्ष को एकता करनी ही करनी है। अगर विपक्ष एकता नहीं करेगा तो उसकी यही हालत होगी, वो सदन में भी उसको नहीं बोलने दिया जाएगा, उसका सारा समय सदन की सीढ़ियों पर बैठकर नारे लगाते हुए गुजर जाएगा।
जी सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारियाँ साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो जिस तरह से आपने देखा ही कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है संसद में लगातार, क्योंकि संसद को तो लोकतंत्र का मंदिर बताया जाता है, और इस तरह से जो सस्पेंशन की कार्रवाइयां चल रही हैं उसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार बवाल खड़ा कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। और लेकिन बात तो यही है कि संसद की इमारत भले ही नहीं है, लेकिन इरादे अभी भी वही हैं मोदी सरकार के। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसी लगी आपको ये परिचर्चा, ये भी जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।